हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसके 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 16 चैप्टर था अपना इंटर स्टेट रिलेशंस। अब अपना स्टार्ट करते हैं 17th चैप्टर, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस डाले गए हैं। ये इमरजेंसी प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्री के अंदर कोई भी अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आती है तो उससे इफिशिएंटली डील कर पाए, इसके लिए अनेबल करती है। अब इनके पीछे रैशनैलिटी क्या डाली गई कि क्यों ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले जा रहे हैं। ये बोला गया कि ये सब प्रोविजंस सेफ गार्ड करते हैं सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑल पावरफुल बॉडी की तरह बन जाती है और स्टेट्स सेंटर के टोटल कंट्रोल के अंदर चले जाते हैं। इससे होता ये है कि जो कंट्री के अंदर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, मतलब पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रॉपर डिवीजन है फेडरल सिस्टम के अंदर, तो इमरजेंसी के दौरान फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कन्वर्ट हो जाता है एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसके लिए किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, वो लगती है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन की सिचुएशन में। सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, वो लगता है जब किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अच्छे से फॉलो नहीं करा जा रहा हो तब। और थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ये लगती है जब कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही हो तब। हम इन तीनों टाइप ऑफ इमरजेंसी को डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में कवर करेंगे हम अपना नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि जब कभी भी कंट्री के अंदर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन की वजह से कंट्री के अंदर सिक्योरिटी थ्रेटन्ड लगती है तो प्रेसिडेंट उस केस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आर्म्ड रेबेलियन या फिर वॉर एक्चुअल में ही हो। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि एक इमीडिएट डेंजर ऑन कंट्री सिक्योरिटी है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब कभी भी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और आर्म्ड रेबेलियन की वजह से जो इमरजेंसी लगे उसको बोलते हैं हम इंटरनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी को या तो पूरी की पूरी कंट्री या फिर किसी कंट्री के स्पेसिफिक पार्ट पे भी अप्लाई करा जा सकता है। ये स्पेसिफिक पार्ट पे इमरजेंसी अप्लाई करने वाला प्रोविजन ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने ये करा था कि आर्म्ड रेबेलियन वर्ड यूज करा था इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्म्ड रेबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड यूज करा गया था फॉर थर्ड रीजन फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम तो कर सकता है बट ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, की कैबिनेट जब एक रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे उसके बाद ही नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कराया जा सकता है। ये प्रोविजन ऐड करा गया था बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ताकि सिर्फ ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का ही अकेले का ना हो, कैबिनेट को भी इंक्लूड करा जाए डिसीजन के अंदर। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में ये प्रोविजन करा गया कि नेशनल इमरजेंसी जब भी लगती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया, मतलब उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 आता है और मिनर्वा माइल्स केस आता है 1980 के अंदर, तो उनके अंदर ये प्रोविजन रखा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट के अंदर चैलेंज करा जा सकता है। कब? जब यूं लगे कि इररिलेवेंट फैक्ट के ऊपर इमरजेंसी को अप्लाई करा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन करे गए हैं विद रिगार्ड टू नेशनल इमरजेंसी।
ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, इसको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। बट अगर प्रोक्लेमेशन के टाइम पे लोकसभा सेशन में नहीं है या फिर डिसॉल्व्ड है, तो ये नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन सरवाइव करेगा 30 डेज तक, जब भी लोकसभा की सेशंस स्टार्ट होंगे। बट मीन टाइम में ये जरूरी है कि राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया हो। अगर दोनों हाउसेज इसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर ये इमरजेंसी चलती है पूरे 6 मंथ तक, और बार बार रिन्यूड 6 मंथ अप्रूवल के साथ पार्लियामेंट के इस इमरजेंसी को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक लगाया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले इमरजेंसी अगर एक बार लगा दी तो उसको बार बार रिन्यू नहीं करना होता था, एक बार लगा दी तो वो इंडेफिनेट टाइम तक चलती थी। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन करा गया कि एक बार जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हुआ है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए, अगर इसके बाद भी इमरजेंसी को लगाए रखना है तो फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, और इसको अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट में चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, और दूसरा 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। और जो स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है ये भी अगेन इंट्रोड्यूस करा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। उससे पहले सिंपल मेजोरिटी से ही इमरजेंसी के रिजोल्यूशन को पास करा लिया जाता था पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कैसे होता है, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लग रखी है कंट्री के अंदर तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू, और उसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बट जब लोकसभा पास कर दे कोई रिजोल्यूशन इमरजेंसी की कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने के लिए, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ये प्रोविजन भी अगेन डाला गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रोविजन करा गया कि 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा जब स्पीकर को रिटन नोटिस देते हैं तो उसके 14 डेज के अंदर अंदर इमरजेंसी को हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पे कंसिडरेशन के लिए एक स्पेशल सेटिंग ऑफ लोकसभा को बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या क्या होते हैं। इससे मेनली 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस आते हैं कंट्री की पॉलिटी के ऊपर। फर्स्ट है इफेक्ट आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर। सेकंड आता है इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के ऊपर, और थर्ड इफेक्ट आता है ऑन फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। उसमें फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट को किसी भी मैटर के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर्स को के रिगार्डिंग डायरेक्शंस दे सकता है। सेकंड है लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि स्टेट सब्जेक्ट में से भी लॉज बना सकते हैं। थर्ड इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक टाइम पे 1 ईयर के लिए जो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इनके टेन्योर को इंक्रीज करा जा सकता है, और ये कितनी बार भी करा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये मेंशन करा गया आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 के अंदर। आर्टिकल 19 के अंदर जो भी अपने को फंडामेंटल राइट्स मिल रखे हैं, मतलब जो कई टाइप की फ्रीडम मिल रखी हैं, उनके सस्पेंशन की बात करी गई है आर्टिकल 358 के अंदर। और बाकी के फंडामेंटल राइट्स बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के उन सब के सस्पेंशन की बात करी गई आर्टिकल 359 के अंदर। तो फ्रेंड्स ये मेन प्रोविजंस थे अपने नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट लगती हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी डाउट आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दें।
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356।